हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए। और ये है सेकंड पार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो जिसमें से हम बात कर रहे हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, जिसमें से हम टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान जो कुछ भी जो वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान, ठीक है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम हम कहते हैं जो हम नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान जिस वॉल्यूम को हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो उसे हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जो कुछ भी हम बाहर निकालते हैं, अंदर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं हवा, अंदर लेते हैं हवा, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इट इज यह होता है 500 ml। ये जो एयर होता है ये 500 ml एयर होता है, जो कि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल लिया गया जैसे हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक मिनट में एक हेल्थी मैन जो है 6000 से 8000 ml पर मिनट एक्सपायर भी करता है एयर को और इंस्पायर भी करता है। ठीक है, तो इसमें बात आती है। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं IRV से। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये कह रहे हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये कह रहे हैं एक पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है? एडिशनल वॉल्यूम मतलब 500 टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो भी हम एयर लेते हैं, 500 के अलावा जो भी हम वॉल्यूम को हम अंदर लेते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल वॉल्यूम के अलावा जो हमने टाइडल वॉल्यूम लिया उसके अलावा फोर्सफुल इंस्पायरेशन और हम कितना किए हैं, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। उस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है एवरेज 2500 से ले 2500 ml से 3000 ml होती है। 2500 ml से कितना होती है? 3000 ml होती है। अब बात कर रहे हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को डिनोट करते हैं ERV से। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाई अ फोर्सफुल मतलब फोर्सिबल एक्सपायरेशन। नॉर्मल जो हम वॉल्यूम लेते हैं, जो नॉर्मल वॉल्यूम कौन सा लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो कुछ वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम करते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा, जैसे हमने टाइडल वॉल्यूम को हमने छोड़ा, छोड़ने के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम कितना कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1000 ml से कितनी होती है? 1100 ml होती है। 1000 से कितनी होती है? 1000 से 1100 ml होती है। ठीक है, अब इसको देखिए। ठीक है, अब इसको देखिए। ये है रेजिडुअल वैल्यूम। ये ऐसी वैल्यूम होती है जो कि हमारे लंग्स से निकलती नहीं है, ये हमेशा पड़ी रहती है। वैल्यूम ऑफ एयर लिखा है, वैल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। वैल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
ये रेजिडुअल वैल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यूम वो वैल्यूम होती है जो कि मतलब लंग्स के अंदर बचा रहता, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी लंग्स के अंदर ये पड़ा रहता है, ये निकलता नहीं है, उसको हम रेजिडुअल वैल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसका एवरेज कितना होता है? 1100 ml से 1200 ml होता है। ये होता कितना है? 1100 ml से कितना होता है? 1200 ml होता है। 1100 ml से कितना होता है? 1200 ml होता है, ये याद रखना। ठीक है, और इसमें और हम क्या कर सकते हैं? इसमें और हम ये कर सकते हैं, ध्यान देना, बाई एडिंग अप अ फ्यू रिस्पायरेटरी वैल्यूम, ये कह रहे हैं ऐड करना है। कुछ रिस्पायरेटरी वैल्यूम को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। एबव, जो भी ऊपर दिया गया है, कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी, इसमें हम बहुत सारे जितनी वैल्यूम दिए गए, टाइडल वैल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, रेजिडुअल वैल्यूम, ठीक है, इन वैल्यूम को मिला करके अब हम मतलब पल्मोनरी कैपेसिटी की बात करेंगे। अब हम इन सभी को मिला करके हम कैपेसिटी की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहला क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है, ये बात ध्यान देना। लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या लिखा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ये देखो लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। ठीक है, क्या लिखा? इंस्पायर। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, ये बात ध्यान देना। लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ना मतलब अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद पर्सन कितना इंस्पायर कर सकता है अपने अंदर, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें दिस इंक्लूडेड टाइडल वैल्यूम, इसमें टाइडल वैल्यूम भी इंक्लूड है, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। ठीक है, जिसमें से क्या आ जाता है? टाइडल वैल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। ये कह रहे, मान लीजिए हमने टाइडल वैल्यूम कितना होता है? 500 होता है। 500 हमने एक्सपायरेशन के दौरान हमने निकाल दिया, एयर हमने 500 निकाल दिया, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं जितना हम 500 निकाले हैं, तो हम 500 सबसे पहले नॉर्मल अंदर लेंगे सांस, इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, आई सी से डिनोट करते हैं। ठीक, टाइडल वैल्यूम और इसको देखें, टाइडल वैल्यूम प्लस IRB मिला करके हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद टोटल कितना, मतलब पर्सन टोटल कितना एयर एक्सपायर कर सकता है, उसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। दिस इंक्लूडेड, इसमें भी टाइडल वैल्यूम क्या है? इंक्लूड है, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। इसको जैसे TB प्लस ERB, इसको मिला करके हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आई मतलब TB प्लस IRB को मिला करके हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और टीबी प्लस ई आर बी को मिला करके हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, अब देखिए लिखा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। अब FRC कितनी होती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये FRC कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, इसको ध्यान दें, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, ठीक है,
रिमेन इन द लंग्स, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर बची है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या इंक्लूड रहता है? इसमें इंक्लूड रहता है ई आर बी प्लस आर बी। मतलब मतलब क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस आर बी रेजिडुअल वैल्यूम। रेजिडुअल वैल्यूम तो कभी निकलती नहीं है, ई आर बी हमने उसको क्या किया है? निकाला है। ठीक। वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? ये बात ध्यान देना, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आते हैं, ये सब लिखना पड़ता है। ठीक। द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद एक पर्सन मैक्सिमम कितना अंदर ले सकता है, मैक्सिमम कितना वैल्यूम इंसान अंदर ले सकता है, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। दिस इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है ई आर बी, टी बी और आई आर बी। या फिर बोले तो मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट। ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक। अब बात आती है टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वैल्यूम ऑफ एयर, यानी कि टोटल वैल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जो एंड में होते हैं, टोटल कितना हम इंस्पायरेशन कर सकते हैं, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब कितना हम अंदर सांस ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि एयर को हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आर बी प्लस ई आर बी, टाइडल वैल्यूम। मतलब ई आर बी, ई आर बी टाइडल वैल्यूम एंड या तो आई आर बी, या फिर इसमें वाइटल कैपेसिटी को जोड़ दीजिए प्लस रेजिडुअल वैल्यूम को जोड़ दीजिए। ये सब क्या निकल के आ जाएंगे? ये सब हमारी निकल के आ जाएंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या निकल के आ जाएंगे? टोटल लंग्स कैपेसिटी निकल के आ जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है, अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हम कैसे गैस को एक्सचेंज करते हैं, ये भी बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, हम कैसे गैस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक। अब देखिए, इसमें लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस को कैसे हम एक्सचेंज करते हैं। इसमें लिखा है एल्बिलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एल्बिलाई जो है वो गैस एक्सचेंज करने की जो प्राइमरी साइट होती है, वहीं पे गैस की एक्सचेंज होती है। एल्बिलाई के अंदर ही गैस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर बिटवीन, किसके किसके बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ये किसके बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज इन देयर बाय द सिंपल डिफ्यूजन होता है। मेनली ये क्या होता है? ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है? O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन जो होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और किसके किसके बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। मेनली ये मेनली बेस होता है, किस पर बेस्ड होता है? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये प्रेशर पर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर ये बेस्ड होता है। अच्छा, ये बात ध्यान देना, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेज, एक मिनट, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेज, इसको ध्यान देना। सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज थिकनेस, ये जो गैस की जो सॉल्वेबिलिटी है, ये इस पर डिपेंड करती है कि उसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस कैसी है, उसकी थिकनेस कितनी है, या उसकी मेम्ब्रेन कैसी है। ठीक है, ये इस पर डिफ्यूजन डिपेंड करता है, गैस की सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किसको? रेट ऑफ डिफ्यूजन। जब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, उसको कुछ फैक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं किसमें? रेट ऑफ डिफ्यूजन में। ये किस पर डिपेंड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज? सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्वेबिलिटी पर डिपेंड करती है, गैस की सॉल्वेबिलिटी पर डिपेंड करती है।
इसके थिकनेस पर डिपेंड करती है, इसकी मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किस पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन पर। ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन पर। अब देखिए हम पार्शियल मतलब ये लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पार्शियल प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से। कहीं पर अगर लिखा हो PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ लिखा PCO2, यहाँ लिखा PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम पार्शियल प्रेशर से डिनोट करते हैं। ठीक, पार्शियल प्रेशर जो होते हैं वो क्या, यहाँ देखिए लिखा पार्शियल प्रेशर कहें दो गैसेज इन एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में दो गैसेज, जैसे टू साइड डिफ्यूजन हो जाता है, दो साइड से डिफ्यूजन होता है। ठीक, अब ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जो चार्ट है ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप ज़रूर याद करना, ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चार्ट को आप ज़रूर याद करना। ये जो चार्ट है यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है रिस्पायरेटरी, क्या लिखा है यहाँ लिखा है रिस्पायरेटरी, क्या रिस्पायरेटरी गैसेस, यहाँ पर लिखा है रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी गैसेस में क्या, ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और CO2 का गैस, ऑक्सीजन और CO2 गैस है। एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन होती है 159 पाई जाती है और CO2 कितनी पाई जाती है, 0.3 पाई जाती है। ठीक है, एल्बिलाई में कितनी गैस पाई जाती है, एल्बिलाई में ऑक्सीजन कितना होता है, 104 होता है और CO2 कितनी होती है, 40 होती है। ठीक, ये बात ध्यान देना। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या लिखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सी, ये लिखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, एक मिनट, ये लिखा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 40 और CO2 के लिए कितना होता है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं 95 होते हैं किसके, ऑक्सीजन, और CO2 कितना होता है 40 होता है, CO2 कितना होता है 40 होता है। और ये टिश्यू साइड में कितने होते हैं, टिश्यू में ऑक्सीजन 40 होता है और CO2 45 होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा, अगर ये चीज़ें याद हो जाती हैं तो अच्छे से काम बन जाएगा, ये लिखने को आ जाता है। अगर इसको इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, अब ये देखिए उसी को बताया है, मान लीजिए कोई एयर है, ठीक, कोई एयर है, इंस्पायर मतलब एक इंस्पायर्ड एयर, एयर अंदर जा रही है, एयर क्या हो रही है, एयर अंदर जा रही है। ठीक, एयर अंदर क्या हो रही है, एयर अंदर, ये एयर अंदर है, ये एयर अंदर जा रही है, ये एयर अंदर जा रही है। तो एल्विलाई हमने बताया ना, एल्विलाई साइड कितनी होती है, एल्विलाई साइड होती है, एल्विलर एयर है। पार्शियल प्रेशर आप कितना है, ये पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन कितना होता है 104 mmHg होता है एल्विलाई में। लेकिन पार्शियल प्रेशर आप CO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर आप CO2 कितना होता है 40 mmHg होता है। तो ये कहाँ पर, ये किस साइड है, ये एल्व्यूलर साइड है, ये एल्व्यूलर साइड है। ठीक, ये एल्व्यूलर साइड है, ये देखिए पल्मोनरी वेन है, ये एल्व्यूलर साइड है। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन है ये ब्लड को लेकर आ रही है, ये देखिए ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट में, ये ब्लड को लेकर हार्ट में आ रही है। और ये क्या है, ये देखिए ब्लड को लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में, लंग्स में। और ये क्या, ये देखिए बॉडी साइड है, बॉडी साइड, ये बॉडी साइड, वो लंग्स साइड था। बॉडी से क्या हो रही, CO2 बॉडी से निकल रहे हैं, ये देखिए टिश्यू से ये निकल रहे हैं CO2 टिश्यू से ये। और ये क्या, ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जा रहे हैं। तो ये कह रहे पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन कितना होता है, पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन कितना होता है बॉडी साइड, टिश्यू साइड अगर देखें तो कितना 40 mmHg होते हैं। पार्शियल प्रेशर आप CO2 कितना होता है 45 mmHg होता है। अब इधर देखें पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन कितना होता है 95 mmHg, पार्शियल प्रेशर आप CO2
40 mm ऑफ Hg होता है। ये कैरी करता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी जो सिस्टमिक वेन होती है दुनिया की हर वेन, ठीक है, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। लेकिन अगर लग जाए पल्मोनरी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये होती है डिफरेंस। ठीक, अब आगे अब बात करते हैं। एक ग्रेडियंट इज प्रजेंट CO2 का एक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होता है, ये देखिए CO2 एट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल जैसे फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, टिश्यू से, अगर हमारे टिश्यू से ब्लड, मतलब ये क्या, अगर फ्रॉम टिश्यू से कहाँ जा रहे हैं ब्लड, एंड ब्लड टू एल्विलाई, हमारे टिश्यू से ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड से कहाँ जा रहे हैं, एल्विलाई में। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है 20 से 25%, 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आया भी है। फ्रॉम टिश्यू से मतलब ये जो हमारा ऑक्सीजन CO2 जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहे हैं, मान लीजिए ये टिश्यू से, मतलब ये करें ऑक्सीजन या CO2 और ऑक्सीजन जो गैसेज हैं वो टिश्यू से ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड से एल्विलाई में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, देखिए टिश्यू से ब्लड में जा रहे हैं, ब्लड से एल्विलाई में जा रहे हैं। जो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है, 20 से 25 टाइम क्या होती है, ज़्यादा होती है, 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है। अमाउंट ऑफ CO2, अमाउंट ऑफ CO2 दैट डिफ्यूज होती है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये कर पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अगर कंपेयर में देखें तो गैस का जो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है 20 से 25 टाइम, और इसका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के प्रति जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है उसकी डिफरेंस भी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा डिफ्यूजन होता है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप, बने होते 3 मेजर लेयर्स, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 मेजर लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, 3 मेजर लेयर पाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट लेयर होते थिन स्क्वेमस इपिथीलियम, जो कि थिन स्क्वेमस इपिथीलियम की बनी होती है। एल्विलाई, एल्विलाई क्या होती है, थिन स्क्वेमस इपिथीलियम की बनी होती है। दूसरी लेयर क्या होती है, इंडोथीलियम एल्व्यूलर कैपिलरीज। ठीक, एल्व्यूलर कैपिलरीज किसकी बनी होती है, इंडोथीलियम की। ठीक, एल्विलाई, एल्विलाई जो बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है जो कि पतली होती हैं। इंडोथीलियम एल्व्यूलर जो कैपिलरीज होती है वो इंडोथीलियम की बनी होती है। और बीच में क्या पाया जाता है, बेसमेंट सब्सटेंट पाया जाता है बिटवीन दम, मतलब स्क्वेमस मतलब एपिथेलियम और इंडोथीलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। टोटल थिकनेस इज मच लेस देन, मतलब 1 मिलीमीटर, मतलब जो टोटल थिकनेस होती है वो क्या होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। देयर ऑल द फैक्टर, जितने भी फैक्टर होते हैं हमारे बॉडी के लिए फेवरेबल होते हैं फॉर डिफ्यूजन, CO2 के डिफ्यूजन के लिए फ्रॉम एल्विलाई से टिश्यू, जब एल्विलाई से जब टिश्यू की तरफ जाती है तो हमारे ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है एल्विलाई से टिश्यू की तरफ, सारे फैक्टर जितने बॉडी में होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। एंड दैट CO2, जो CO2 होती है वो कहाँ का, CO2 फ्रॉम टिश्यू से एल्विलाई, CO2 जो होता है टिश्यू से एल्विलाई की तरफ आती है। ठीक, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए। ये डायग्राम जो दिया है ये देखिए, ये एयर है, ये क्या है, ये एयर है। ठीक, ये एयर है। ठीक, ये देखिए ये एयर है, एयर अंदर भी आ रही है और बाहर भी जा रही है। ये एल्व्यूलर, ये क्या है, एल्व्यूलर कैपेसिटी है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये दिया, इसकी जो थिकनेस है ये, इसकी जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी होती है, एल्व्यूलर वॉल की थिकनेस है, वंस कॉल्ड थिकनेस। ये ब्लड की कैपिलरी है, ये क्या है, ये ब्लड की कैपिलरी है।
और ये रेड ब्लड सेल से बनी होती है। ये जो है किसके बने होते हैं, रेड ब्लड सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये देखिए बीच में इसके मतलब इसके और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंट पाया जाता है। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, बेसमेंट सबस्टेंट पाया जाता है। दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस पाया जाता है। ठीक, अब देखिए लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड। देखिए गैस के ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम जो है ब्लड ही होता है। ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और CO2। मतलब CO2 और O2 का जो ट्रांसफ़र मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। अब देखिए इसके लिखा 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो RBC होती है, ये 97% ऑक्सीजन क्या करती है, RBC के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। जो रिमेनिंग बचा है 97% बाद 3% जो बटा ऑक्सीजन, वो किसके थ्रू होती है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक, दो दो मतलब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन दो तरह से हुआ। एक हुआ RBC के थ्रू मतलब ब्लड के थ्रू, ब्लड में RBC के थ्रू हुआ जो कि 97% हुआ। और जो बच गया जो 3% जो रिमेनिंग जो बचा है 3%, वो किसके थ्रू हुआ, वो डिजॉल्व हो गया प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू हो गया। अब बात करते हैं नियरली लगभग 20 से 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय किसके द्वारा, RBC के द्वारा। RBC 20 से 25% CO2 का ट्रांसफ़र जो है 20 से 25% RBC के द्वारा हुआ। और 70%, यहाँ लिखा 70% किसके द्वारा हुआ, बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, बाइकार्बोनेट के द्वारा। और जो 7% बचा वो किसके थ्रू हुआ, डिजॉल्व इन थ्रू प्लाज्मा। ये किसके थ्रू हुआ, प्लाज्मा के थ्रू हुआ डिजॉल्व। डिजॉल्व किसके थ्रू हुआ, प्लाज्मा के थ्रू। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, याद रखना CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये जो CO2 है, ठीक, ये जो CO2 है, ये जो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके किसके थ्रू हो रहा है। ठीक, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, ये ध्यान देना। अब ब्लड के थ्रू हो रहा है, कितना ब्लड के थ्रू हो रहा है, 20 से 25%। 20 से 25% किसके थ्रू हो रहा है, RBC के थ्रू। और 70% बाइकार्बोनेट के। और जो है 7% जो डिजॉल्व प्लाज्मा में हो रहा है। ठीक, 3 प्रकार से हो रहा है। इसका कितने प्रकार से हो रहा है, 3 तरह से हो रहा है। इसका जो है 3 तरह से हो रहा है। और जो CO2 का कितने तरह से हो रहा है, जो मतलब एक अरे जो ऑक्सीजन का कितने तरफ से हो रहा है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 2 तरह से हो रहा है। इसका कितने तरीके से हो रहा है, 2 तरीके से हो रहा है। ठीक, इसका आप यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर लिखा 70% किसके थ्रू हो रहा है, 70% हो रहा है किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू हो रहा है। और 20 से 25% किसके थ्रू हो रहा है, RBC के थ्रू हो रहा है। और 7% डिजॉल्व इन थ्रू प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर। जो हमारे ब्लड का जो कलर है वो किस कलर आता है, रेड कलर। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए हमारा ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है। ठीक, ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। ऑक्सीजन किससे, ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन से इन रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी। अगर हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड कर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर ये लिखा है कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन, लिखा प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब प्रत्येक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टोटल बंद, प्रत्येक हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल वो कैरी करते मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक, ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करता है, प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन जब बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देखिए अब लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और क्या होता है, अदर फैक्टर, और भी जो फैक्टर होते हैं ये इंटरफेयर करते हैं विद हिज बाइंडिंग। जब ये बाइंड, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करता है, इसमें कुछ फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर क्या करते हैं, वो फैक्टर इनको बाइंड करने में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, ये सब जितने फैक्टर होते हैं, ऑक्सीजन जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन तो ये सब फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है। एक बात और, ये एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका जो कर्व आता है वो सिग्मोइड कर्व ऑब्टेंड होता है। ठीक है। इसका जो कर्व होता है, कैसा कर्व होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। ठीक। परसेंटेज सेचुरेशन ऑक्सीजन, अच्छा इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है। फिर जैसे ये देखिए लिखा, हाईली यूजफुल एसटी इफेक्ट किया जाता फैक्टर लाइक, जैसे कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। ये सब बाइंड, ये सब क्या करते हैं, ये सब फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कब, जब बाइंड करता है ऑक्सीजन किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक। इन एल्विलाई, एल्विलाई में देयर इज द हाई पार्शियल प्रेशर, मतलब एल्विलाई साइड अगर हम बात करें तो, अगर हम एल्विलाई साइड, अगर हम बात करें तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 मतलब ये कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है कहाँ पर, एल्विलाई साइड में। लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है उसके एल्विलाई में, तो वहाँ पर क्या जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कम हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये भी कम हो जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है। ये सब जो फैक्टर होते हैं आर ऑल फेवरेबल फॉर द फार्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फार्मेशन के लिए ये सब फैक्टर क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। ठीक है। ये देखना। फिर अगर हम बात करें टिश्यू साइड, टिश्यू साइड में क्या होता है, टिश्यू साइड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाता है, बाकी जितनी चीज़ें वहाँ पर लो हुई थी अब यहाँ पर हाई हो जाएंगी। ठीक। एल्विलाई साइड में क्या हुआ था, एल्विलाई साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था और चीज़ें कम हो गई थी। अब अगर टिश्यू साइड देखें तो टिश्यू साइड में पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाता है, बाकी और सब हाई हो जाते हैं, उल्टा है। ठीक। फेवरेबल करते हैं, ये सब किसके लिए फेवरेबल, डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन के लिए, फार्म जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना, प्रत्येक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर्ड अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, मतलब 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से 5 ml ट्रांसफ़र होता ऑक्सीजन किसको, टिश्यू को। 5 ml कितना, 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है किसको, टिश्यू को। ठीक है। अब ये देखिए लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन कैरिड आउट हीमोग्लोबिन, अगर CO2 का अगर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब CO2 क्या होता है, 20 से 25% वैसे भी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। बाइंडिंग टू रिलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बाइंडिंग टू रिलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर फॉर इफेक्ट द बाइंडिंग, बाइंड करने में इफेक्ट करने के लिए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मेजर फैक्टर होते हैं। ठीक। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो,
पार्शियल, अब देखो टिश्यू साइड की बात कर रहा है ये, मतलब ट्रांसपोर्ट आप किसकी बात कर रहा है, टिश्यू साइड की। ठीक, CO2 बाइंड कर रहा है तो पार्शियल प्रेशर आप CO2 का ज़्यादा होगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन लो होगा। कहाँ पर, ये टिश्यू साइड की बात कर रहा है। मोर बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाइंड करता है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता, कहाँ पर, एल्विलाई साइड पर, ठीक है। टिश्यू का एल्विलाई का दोनों का रिवर्स है। अगर हम टिश्यू साइड देखें, टिश्यू साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन अगर एल्विलाई साइड की बात करें, एल्विलाई साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का लो होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। कहाँ पर, एल्विलाई साइड, एल्विलाई साइड। ये देखिए कुछ यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। ये देखिए दिया गया है पार्शियल प्रेशर, मतलब ये लिया CO2 फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। जब CO2 कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, CO2 इज बाउंडेड हीमोग्लोबिन, जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है फ्रॉम टिश्यू साइड, तो डिलीवर्ड कर देता है टू एल्विलाई, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड कर जाता है टिश्यू साइड से, CO2 को बाइंड कर जाता है, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड कर जाता है टिश्यू साइड से और उसको डिलीवर कर देता है कहाँ पर, एल्विलाई साइड पर। RBC कंटेन वेरी हाई कंसनट्रेशन, RBC कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंड माइन्यूट, थोड़ा मतलब माइन्यूट क्वांटिटी में सम आसम इज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा, कुछ मात्रा में प्लाज्मा, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होती हैं वो ब्लड में पाई जाती हैं, हाई कंसंट्रेशन में एंजाइम पाई जाती है, लेकिन कुछ प्लाज्मा में भी कुछ क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक है। फिर लिखा है एंजाइम फैसिलिएट करता है बोथ डायरेक्शन में। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई गई है, ये रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में चलती है। CO2 प्लस वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जैसे डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज से ये बन जाएगा। इसके बाद क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, HCO3, मतलब H2CO3 प्लस H आयन निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, निकल जाएगा। एट द टिश्यू साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो पार्शियल प्रेशर देखिए, टिश्यू साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ज़्यादा, टिश्यू साइड जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो होता है टिश्यू साइड ज़्यादा होता है, ड्यू टू कैटाबोलिज्म। क्यों, क्योंकि वहाँ कैटाबोलिज्म हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैटाबोलिज्म होती है वहाँ से क्या निकलता है, CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक। और ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। CO2 डिफ्यूज हो जाता है ब्लड, CO2 जो होता है ब्लड में, ब्लड मतलब प्लाज्मा और RBC के द्वारा ये क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है CO2 एंड फार्म, ये क्या बना लेते हैं, सी मतलब एक कार्बोनिक एसिड और क्या बना लेते हैं, H प्लस आयन। एल्व्यूलर साइट CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो हो जाता है, रिएक्शन प्रोसीड टू अपोजिट डायरेक्शन, ये रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। और फार्मेशन क्या होता है, CO2 और वाटर, CO2 और वाटर का फार्मेशन दोबारा हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है दोनों डायरेक्शन में चलती है। CO2 ट्रैप कर लिया बाइकार्बोनेट, जो CO2 जो होता है ट्रैप कर लिया जाता है बाइकार्बोनेट के द्वारा एट द टिश्यू लेवल पर एंड ट्रांसपोर्ट भेज दिया जाता है टू एल्विलाई, ठीक है। रिलीज टू आउट CO2 के एल्विलाई के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, वो प्रत्येक मतलब एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड डिलीवर्ड, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2, ठीक, 4 ml CO2 टू द एल्विलाई, ठीक। वहाँ टिश्यू साइड कितने भेज रहे थे, 5 ml ऑक्सीजन का, जो प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, कितने, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को, और यहाँ पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कितने ट्रांसफर हो रहे, 4 ml, कहाँ पर, एल्विलाई पर, CO2, ठीक है। ये टॉपिक है रेगुलेशन एंड रिस्पायरेशन, ठीक है, रेगुलेशन एंड रिस्पायरेशन।
रेगुलेशन एंड रिस्पायरेशन। अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। लिखा है रेगुलेशन एंड रिस्पायरेशन। हम रिस्पायरेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक, ह्यूमन बींग्स आर सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट द रिस्पायरेटरी रिदम टू साइड डिमांड बॉडी टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू, हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर जो भी डिमांड होती है उसी आधार पर रिस्पायरेटरी रिदम हमारी चलती है, मॉडरेट होती, मेंटेन होती। ठीक, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये हमारे न्यूरल सिस्टम पर आधारित होते हैं। ठीक, ये हमारे न्यूरल सिस्टम पर आधारित होते हैं। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट हो जाते हैं मेडुलर रीजन पर। ठीक है, ये रिस्पायरेशन की जो रिस्पायरेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में मेडुलर रीजन पर, ब्रेन के मेडुलर रीजन पर प्रेजेंट होते एक सेंटर पाया जाता है। ठीक, ब्रेन के अंदर, उसको हम रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, जो हमारे रेगुलेशन के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ब्रेन वो अच्छा लिखा एन अदर सेंटर, दूसरा एक सेंटर और प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पॉन्स रीजन पर पाया जाता है ब्रेन के। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नीमोटैक्टिक सेंटर कहते हैं, उसको हम नीमोटैक्टिक सेंटर कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये नीमोटैक्टिक सेंटर क्या करता है, मॉडरेट करता है फंक्शन को। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, ये मॉडरेट करने का काम करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम सेंटर टू रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को क्या करता है, रिड्यूज करता है। देयर बाय द अल्टर रिस्पायरेटरी रेट, जो हमारी रिस्पायरेटरी रेट है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। ठीक है, फिर है कीमोटेक, मतलब एक फिर कीमो सेंसिटिव एरिया, कुछ हमारे मतलब बॉडी में कीमो सेंसिटिव एरिया भी पाए जाते हैं जो कि सिचुएशन एडजेसेंट रिदमिक सेंटर हाईली सेंसिटिव, बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक, सब्सटेंट कैव एक्टिव सेंटर टर्न एंड सिग्नल, जो हमारे सिग्नल होते हैं वो भेजे जाते हैं रिदम सेंटर को, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं रिस्पायरेटरी प्रोसेस को। देयर सब्सटेंट क्लिनिकल, ठीक, एस्टिमेट किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर का नाम होता है, वो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ देखिए लिखा है एरोटिक आर्च एंड कैरोटिक आर्टरी। ठीक, रिकॉग्नाइज करते हैं, चेंज कर देते हैं CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को और सेंड नेसेसरी भेज देते हैं सिग्नल को टू रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के सिग्नल को भेज देते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन लिखा, रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन रिस्पायरेटरी रिदम क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इसमें कुछ बचा नहीं, और ये है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप लोग देख लेना डिसऑर्डर। बाकी अगले हम लेक्चर में मिलते हैं। और ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।